नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफ द कैमरा। मैं हूं कुमोद कुमार। अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इनके चेयरमैन हैं विक्रम सर। विक्रम सर यूपी के एक्स डीजीपी भी रह चुके हैं। इनसे ही जानेंगे इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। एक्स डीजीपी भी रह चुके हैं। जो भी छात्र यूपीएससी का जो है तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं। सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र बेहद ही तनाव में रहते हैं। 27 मई को एग्जाम होना है, इसको लेकर क्या कहेंगे छात्रों को? कुमार साहब नमस्कार। सबसे पहले कि ये मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, जी। तो एक ये संशोधन। बाकी 27 मई 2024 को यूपीएससी की परीक्षा आरंभ हो रही है। जी। मेरा बच्चों को ये परामर्श होगा, एक बुजुर्ग होने के नाते जिसने यूपीएससी को देखा है, कि तनाव से अपने को दूर रखें। अपना पूरा शक्ति और सामर्थ्य इन दिनों में लगा दें और ऐसा भी ना हो जिसको कहते हैं ओवरकिल। जी। अगर आपका सामर्थ्य 12 घंटे पढ़ने का है जी। तो कृपा करके 10 घंटे पढ़ें, 10 घंटे का है तो 9 घंटे पढ़ें, लेकिन उतना कर दें कि आपके अंतर्मन में ये संतोष हो, इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता था। जैसे आपको चलना हो, आप चल सकते हैं 50 किलोमीटर, हल्का भागना होगा तो जी। आप चल सकते हैं 25 किलोमीटर, लेकिन अगर डैश करना हो तो आप 100 मीटर से ज़्यादा नहीं चल दौड़ सकते हैं। सर, कई छात्र 18-18 घंटा पढ़ते हैं लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। फिर वो स्ट्रेस में आते हैं, फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो बर्नआउट हो जाता है। 18 घंटे आप समझिए कि जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है, हम उसकी बात करें। आप कोई भी कार हो, रोल्स रॉयस क्यों ना हो, टॉप गियर पे आप नहीं चला सकते हैं। आपको उसको लोअर गियर में लाना होगा, जिससे कि इंजन ओवरहीट ना हो। 18 घंटे अननेचुरल है। जी। आप अब तो खैर क्योंकि 27 मई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप जितना अभी कर सकें, आप 8 घंटे औसत मैं समझता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे, तब भी 18 घंटे वाले होते थे और जी। आपने सही कहा 18 घंटे वाले आप अगर साल भर मेहनत कर लें, तो ये तो ये कि साल भर मेहनत किया है, तो आपको 6 घंटे से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, हो सकता है आपको समय ना मिला हो, तो आप 8 घंटे का ऑप्टिमम बना लें, 8 घंटे का ऑप्टिमम तैयारी। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे जो सोशल मीडिया है, वो हमारी प्रतिभा के ऊपर घुन और ग्रहण की तरह लग जाता है। जी। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया को आप अगर आज 3 घंटा दे रहे हैं, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, बच्चों को रोज़ देखता हूँ। जी। 3 घंटा अगर देखते हैं सोशल मीडिया, आप उसको 30 मिनट कर दीजिए। बिना सोशल मीडिया के हम रह नहीं सकते हैं और जब पढ़ाई करें, कोशिश करें कि आपका मोबाइल फ़ोन उस कमरे में ना रहे, जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक टापू की तरह बना लीजिए, जहाँ ना फ़ोन की घंटी आए, पिन ड्रॉप साइलेंस रहे। मैं जानता हूँ कि वो संभव नहीं है, लेकिन यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति जितना कर सकें, उतना ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन ये दिखाई पड़ता है कि जब एक फ़ोन की घंटी आती है, एक फ़ेसबुक फ़ीड आप देखते हैं, एक ट्विटर का लाइक आप देखना चाहते हैं, उससे आपका आईक्यू और डिस्ट्रैक्शन आधे घंटे के लिए चला जाता है। 1-1 मिनट कीमती है। तो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया को ज़रा बैक फुट पे डाल दीजिए। इसी तरह से आपकी जो खुराक है, आपकी जो डाइट है, वो सात्विक होनी चाहिए, ऊर्जा देने वाली हो, ना कि आपकी ऊर्जा को खाने वाली हो। ऊर्जा को खाने वाली डाइट क्या है? जंक फूड, पैकेज्ड फूड। जब कभी मन करे तो चीट करने के लिए आप महीने में 1 बार, चलिए जो आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर रोज़ हम चाट खाएँगे दिन में 3 बार, आप मान के चलिए हमारा आईक्यू 5 पॉइंट, 10 पॉइंट एक बार जंक फूड खाने से आता है नीचे। सोशल मीडिया ने 10 पॉइंट कर दिया कम, जंक फूड ने 10 पॉइंट कर दिया और इस कॉम्पिटिशन में विश्व का सबसे बड़ा और कठिन कॉम्पिटिशन है, एक-एक नंबर की वैल्यू है। तो अपना आईक्यू, अपना ईक्यू, अपना पीस ऑफ माइंड, तनाव रहित होकर के काम करना और इतना कर देना बिल्कुल रिलैक्स होकर के और रिलैक्स होकर के करें। अधिकांश बच्चों के पास तमाम विकल्प हैं, तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज़ द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। अगर इस तरीके के आकर्षणों में या इस तरीके के जो पलायन की जो चीज़ें हैं, उससे हम परहेज़ कर लें और कम से कम अज्ञातवास जैसे पांडवों ने किया था, 27 में ही नहीं, पूरे एग्ज़ाम तक वो अज्ञातवास कर लें, तब तक ना कोई सिनेमा, तब तक ना कोई मॉल, ना कोई पिकनिक, ना वैलेंटाइन्स डे, ना कोई और डे। एक ही डे है यूपीएससी डे। इस बात का ध्यान रहे कोई और डे नहीं आएगा, इसी को मान लें आप, कोई डे ना बनाएँ। पिकनिक वगैरह बंद कर दें। सर, आप तैयारी जब कर रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है आपने।
आपका क्या रूटीन रहता था? वो भी हमारे छात्र को बता दीजिए। वही रूटीन रहता था जो मैंने आपको बताया। मैं एक ही अटेम्प्ट में आया और एक ही अटेम्प्ट में आया, मैं दिन में लगभग 12 घंटे पढ़ता था। जी, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट्स बदल लिए थे, मैं साइंस का विद्यार्थी था। जी, मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए और एक साइंस का सब्जेक्ट था। जी, नए विषय, नई जानकारी, लेकिन मैंने शुरुआत की लगभग 7 महीने की पढ़ाई में, 12 घंटे में मैंने निकाल दिया और इंडिया में पोज़ीशन आई। मात्र 7 महीने। जी, 7 महीने में, और आप भी कर सकते हैं। आप एक-एक बच्चा कर सकता है। मैं उनमें से हूँ कि मेरी पोज़ीशन यूपीएससी में वो आई जो जी, मेरी कभी अपने क्लास में भी नहीं आई थी। अब ये कह सकते हैं कि साहब केवल टॉपर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो बच्चा आज मेहनत करेगा, वो क्वालीफ़ाई करेगा। टॉपर नहीं करेगा तो टॉपर भी क्वालीफ़ाई नहीं करेगा। बैक बेंचर आज मेहनत करेगा तो बैक बेंचर भी आ जाएगा, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। टॉप पोज़ीशन इंडिया में आई, 7 महीने की पढ़ाई में आई, लेकिन उस 7 महीने में मैंने बताओ, टोटल अज्ञातवास। जब कमरे का दरवाज़ा खुलता था तो हमारे पिताजी को कहते थे, लगता है कि आज जगन्नाथ भगवान का पट खुला है आज, क्योंकि दरवाज़ा खुलता ही नहीं था। अच्छा, मोबाइल फ़ोन तब होता नहीं था, सोशल मीडिया तब था नहीं। ये सुख था कि माताजी थाली दोनों टाइम लगा देती थी, लंच के टाइम पे लंच की थाली, कहीं बाहर नहीं, थाली आएगी, जैसे कारा कहना तो नहीं चाहिए कि जैसे जेल में होता, थाली लग जाती थी, जूठी थाली वापस चली जाती थी। ब्रेकफ़ास्ट की ट्रे अंदर आती थी, ब्रेकफ़ास्ट की ट्रे बाहर चली जाती थी। आपको जो कुछ करना है अपने कमरे के अंदर कीजिए। तो मैंने 3 काम किए थे। कमरे के अंदर ही भोजन, बगल में अटैच बाथरूम था, क्योंकि मतलब कहा जाए आप 7 महीने रूम से निकले ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, रूम से तभी निकलता था जब कभी समझता था कि बहुत समय हो गया, तो अब मैं जाके बाहर थोड़ा टहल लूँ। बड़ा कंपाउंड था, उस कंपाउंड में, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, ये तो मैं बता दूँ। घर से बाहर नहीं, कमरे से बाहर तो निकला, लेकिन घर से बाहर नहीं निकला। कमरे में हमने थोड़ा-सा एक कर लिया था कि वेट्स रख लिए थे अपने, और जी, मुग्दर, मुग्दर जानते हैं क्या होता है? जी, जब कभी मेंटल फटीग सेट इन होता था, फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए, तो मुग्दर, डंबल और बारबेल कर लेता था। तो माताजी पूछती थी, "भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो या वेट कर रहे हो?" खन, 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 खन लोहे की आवाज़ आती थी। तो हालाँकि माताजी, पिताजी की तरफ से कोई प्रेशर कभी नहीं था। पढ़ो तो बहुत अच्छा, ना पढ़ो तो भी अच्छा, आ जाओ तो बहुत अच्छा, ना आओ तो भी बहुत अच्छा। उनकी तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि सात्विक भोजन, समय से आना, किसी तरह कोई मेहमान आ गया कि हमें तो भाई विक्रम जी से मिलना है, उनका विक्रम जी से मुलाकात आपकी 6 महीने बाद होगी, आज नहीं होगी। जी। स्पष्ट, उनका क्या है? नहीं, नहीं है, लेकिन मिल नहीं सकते हैं। सर अभी के सिलेबस और पहले के सिलेबस में क्या अंतर है? पहले क्या सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, अब शॉर्ट भी हो गया है। देखिए, पैटर्न ही बदल गया, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न ही बदल गया। जी, तब एग्ज़ामिनेशन में आपका यही था कि कंपल्सरीज़ एंड ऑप्शनल्स। आज आपके कई चरण में ये होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट तो होती ही है, जी। लेकिन आपका पहले एलिमिनेशन राउंड हुआ, एलिमिनेशन राउंड के बाद आपके प्रिलिमिनरीज़ हो गए, उसके बाद आपने फाइनल एग्ज़ामिनेशन दिया, तो वो थोड़ा स्कोप जो है आज बढ़ गया है। जनरल स्टडीज़ का पैटर्न बदल गया है, और वो तमाम चीज़ें, लेकिन आज भी जिसको कहते हैं, "अरे साहब! 22 लाख बच्चा बैठता है और 800 बच्चा लिया जाएगा।" हकीकत ये है कि जो 22 लाख बच्चा आवेदन कर रहा है, उसमें गंभीर केवल 2.5 लाख होते हैं, 3 लाख होंगे। उन ढाई 3 लाख में ये कहा जाता है, जैसे टेनिस में, कि रॉजर फेडरर और पीट सैम्प्रस का मैच हो रहा है, जी। दोनों वर्ल्ड चैंपियन हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से ज़्यादा मज़बूत होगा, जिसका मूड अच्छा होगा, जिसने पहले थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस की होगी, तो वही जीतेगा। दोनों वर्ल्ड चैंपियन हैं। सर यूपी, बिहार के स्टूडेंट्स ज़्यादा आईएएस, आईपीएस निकलते हैं। उसके बाद हरियाणा के भी रिज़ल्ट आ रहा है, राजस्थान के भी रिज़ल्ट आ रहा है। ख़ास करके यूपी, बिहार जो मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो भी तैयारी करते हैं। वो कहीं न कहीं अपने बजट को लेकर भी और फिर घर से भी प्रेशर होता है कब निकलेगा, उसको कैसे हैंडल करें? ये प्रेशर मेरे ऊपर भी था। कई लोग आके कहते थे कि भाई अगर इस बार नहीं आए तो क्या होगा? पिताजी तो पेंशनर हैं, आप 1 साल और उन पे बोझ बनेंगे। तो मेरे माता भी कहते थे, ये बोझ नहीं है, बच्चे कहीं बोझ होते हैं? वो तुरंत उनको वहीं शट अप कर देते थे, खबरदार जो आपने मेरे बच्चे को बोझ कहा। अगर बोझ है, नहीं है, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप कहाँ बच्चे का मनोबल जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तभी इसीलिए मिलने नहीं, ये मैं रियल लाइफ़ बता रहा हूँ, कोई कल्पना शक्ति नहीं बता रहा हूँ। लेकिन बिहार, यूपी का बच्चा, क्योंकि परंपरा है, और आज ही से नहीं, आईसीएस और आईपी में भी बहुत बच्चा बिहार का और यूपी का आता था। अभी सर कुछ बता भी रहे थे कि यूपी के बच्चे अब बिहार जा रहे हैं पढ़ाई करने। हाँ, ये आप एक इकोसिस्टम पढ़ाई का बिहार का इतना अच्छा हो गया है। हुँ। पहले सुनते थे कि बिहार का बच्चा यूपी आ रहा है,
दिल्ली जा रहा है, आज यूपी का बच्चा बिहार जा रहा है, कारण क्या है? वहाँ पे मैंने देखा गंगा जी के किनारे लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं। वहाँ पे एनआईटी घाट पीछे के हो रहा है सर, कोई आईएएस ही है वो। जी, एनआईटी घाट पटना के पीछे वो तैयारी कराते हैं तैयारी निःशुल्क। कराते हैं, निःशुल्क जी, कराते हैं। जी। ये कोई छोटी बात है? खान सर हैं, कोचिंग कराते हैं और मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई बिज़नेस मॉडल है, लेकिन बड़ा स्वस्थ बिज़नेस मॉडल है खान सर का और उनकी बड़ी अच्छी प्रतिभा है। आज कोटा के बाद और अब मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर बिहार कोटा को पछाड़ देगा, क्योंकि एजुकेशन हब बन करके बिहार सामने आ रहा है और जो प्रतिभा बिहार की ही तो है ही है और केवल यूपी का बच्चा थोड़ी जा रहा है, झारखंड का बच्चा भी बिहार जा रहा है, मध्य प्रदेश का बच्चा बिहार जा रहा है। तो कुछ न कुछ तो कारण होगी, प्रतिभा होगी जो इतना सारा बच्चा देश का, वरना बिहार तो दूसरे वजहों से जाना जाता था। आज बिहार अगर शिक्षा जगत में अपना नाम कर रहा है, तो ये बड़े ही हर्ष और संतोष का विषय है। सर लास्ट में आखिरी सवाल है। 5 टिप्स बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करें? विजेता की सोच, थिंक लाइक अ विनर। कभी भी जो आपको कहे आप में हीनत की भावना है, आप उत्तीर्ण नहीं होंगे, उस व्यक्ति और स्थान से अपनी दूरी बना लीजिए। वो आपका मित्र नहीं शत्रु है और उसमें मैं ज्योतिषियों को भी कहूँगा जो कहे आपकी साढ़े साती लग गई है, आपकी शनि की महादशा है, आप फेल होंगे, उनको भी कहिए ज्योतिषी जी अब आपका अंग भंग कब होगा ये बता दीजिए, मैं भी आपको बताता हूँ आपकी ज्योतिष 2 कौड़ी की है। दूसरी चीज़ स्वाध्याय, सही कंपनी। आप मुझे अपने 5 मित्रों का नाम बता दें, मैं बताऊँगा आप 5 साल बाद कहाँ होंगे। अच्छे लोगों से, स्वाध्याय वाले से, सदाचारी लोगों के बीच में रहिए। नंबर 3 समय प्रबंधन। आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आप दिन का नियंत्रण करें वरना दिन आपका नियंत्रण करेगा। 4 सात्विक आहार और दिमाग में गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज को अपने दिमाग में ना आने दें। ये वो महल है, परमात्मा और आपके पूज्य माता-पिता के द्वारा प्रदत्त किया गया महल है, जिसमें राक्षसों, असुरों, चमगादड़ों का कोई स्थान नहीं है। और जो आपके दिमाग में इस तरीके के विषाक्त चीज़ें डालना चाहे, उससे भी कह दीजिए आप मेरे शत्रु हैं, मुझे अभी कोई इस तरीके की बातों की चर्चा नहीं करनी है। चलिए ये थे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर विक्रम सिंह, जो यूपी के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। ये जो है यूपीएससी के बारे में बता रहे थे, कैसे तैयारी करें, कैसे एकाग्रता जो अपने बनाए रखें। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए ऑफ द कैमरा।